लेट अस स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर है? देखिए एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में अगर हम बात करें तो इस थ्योरी में है क्या, इस थ्योरी में आप क्या पढ़ोगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर एक ये लिखा आपका, ठीक है, H, और मैंने यहाँ बेटा लिखा H2। ठीक है, बहुत बेसिक से लेके चलेंगे हम, ये मान के चलते कि आपको कुछ नहीं आता, बस वहीं से आप इसको स्टार्ट करिए। आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तब भी बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, जरा भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आप स्कूल की दुनिया से निकलकर यूनिवर्सिटी की दुनिया में आ गए हो, कॉलेज की दुनिया में आ गए हो, आप एक ग्रेजुएट इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो चीज़ों को टेक्निकली हैंडल करना सीखिए, टेक्निकली समझना सीखिए। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर एक H लिखा हुआ है और एक H2 लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये H जो है, जो ये सिंबल है, ये किसका है बेटा? हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का है। ठीक है, हाइड्रोजन है ये भी। यहां पर भी आप देखो तो ये H2 को भी हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन H है, हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे कि सर ये हाइड्रोजन एटम है। ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन एटम है, और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। क्या है ये? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल क्या हुआ आप सभी जानते हो, नहीं जानते तो थोड़ा समझिएगा। जब टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टू ईच अदर, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स अगर वो मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बनती है, उनमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो वो आपके क्या करते हैं? क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल या कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो ये जो H2 है ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है, और ये H जो है वो एटम फॉर्म में है। ठीक है, तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इनके अराउंड 3 डायमेंशनल में क्या मिलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस में रहेगा बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेगा। ये किस में रहेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इसमें कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है? आपके 1s, वह s में एक होता है, एक ऑर्बिटल होता है। ये s तो हम ये यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा? सबसेल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसेल, यानी कि s सबसेल में एक ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलता है। क्लियर? अब अगर इसमें देखें तो ये मॉलिक्यूल है, तो इसमें 2 एटम है, ठीक है, 2 एटम है। तो इन 2 एटम के बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड कैसे बना हुआ है, किस वजह से बना हुआ है? तो अगर हम इस बॉन्ड के बनने के प्रोसेस को अगर हम देखें तो केमिकल बॉन्डिंग में इसको समझाने के लिए, यानी कि 2 एटम के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे आप केमिकल बॉन्डिंग कहते हो बेटा, जिसे आप केमिकल बॉन्डिंग कहते हो, इसको समझाने के लिए कई थ्योरी आई, जिसमें पहली थ्योरी जो थी वो कौन सी थी? चलिए देखते हैं भाई, यही चीज़ें हमें समझनी है। एटम के बारे में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने ढंग से पढ़ा है, लेकिन अब मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स में 2 या 2 से ज़्यादा एटम होंगे। जैसे यहाँ पे H2 है, 2 ही एटम है, तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वहाँ केमिकल बॉन्डिंग है। अब इस केमिकल बॉन्डिंग को बताने के लिए कई थ्योरी आई, जिसमें पहली थ्योरी आई थी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। पहली थ्योरी कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, ठीक है। और इसी को कोसेल एंड लीविस थ्योरी भी कह देते हैं, और इसी को बेटा ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। देखिए ये फर्स्ट थ्योरी थी, 1916 के आसपास ये थ्योरी आई थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार ये जो केमिकल बॉन्ड है ये कैसे बनता है? ये थ्योरी कहता क्या है? ये थ्योरी कहता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये है, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। हमने लीविस डॉट फार्मूला से
बता दिया। अब क्या होता है कि दोनों ही ये चाहते हैं कि अपने नियरेस्ट, अपने नज़दीक के इनर्ट गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लें, प्राप्त कर लें, जिससे कि ये भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन से होते हैं इससे हाइड्रोजन के नियरेस्ट इनर्ट गैस की बात करें तो यहाँ हीलियम आ जाएगा, जो कि डुप्लेट फॉर्म में होता है। इसको छोड़ के बाकी सब ऑक्टेट रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो कौन कौन से इनर्ट गैस होते हैं, ठीक है, नोबल गैसेस होते हैं। हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, एनडान, ठीक है। इसमें अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसमें एटॉमिक नंबर होगा क्या बेटा, 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। तो इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में। हम अगर इसकी बात करें तो क्या आएगा, 1s2, 2s2 एंड 2p6, यहाँ पे 2 और ये आउटर सेल है 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक ऐसे भी अगर इसका हम लिखते हुए जाएं पूरा तो हमें क्या मिलेगा, 3s2 एंड 3p6, यहाँ भी 8 मिलेगा लास्ट में। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इसको लिखते जाएं तो 4s2 एंड 4p6, बेटा यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा आउटर सेल में। और सभी एटम इन्हीं के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो 4s2 एंड 5s2 एंड 5p6, ठीक। इनकी भी अगर बात करें तो 6s2 एंड 6p6। तो मतलब कि सभी एटम्स ये प्रयास करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, हाइड्रोजन को जैसे स्ट्रक्चर को छोड़कर वे 2 करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनका जो नज़दीक का जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है वो क्या है, हीलियम है। तो ये हीलियम जैसा स्ट्रक्चर गेन करने की कोशिश करेंगे। तो उसी कोशिश में क्या करते हैं बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देंगे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए इसमें सेम आपका क्या होगा, इसमें शेयरिंग हो जाएगी, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। और इस तरीके से इनके भी आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन, इनके भी आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम के स्ट्रक्चर को गेन कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। इस थ्योरी ने, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ने एक बेस बनाया कि किस तरीके से यहाँ पर एटम्स अट्रैक्ट होते हैं, कैसे यहाँ पे बॉन्डिंग बनती है। तो इस टाइप का जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से हमने दिखा दिया। लेकिन ये थ्योरी बाद में फेल हो गई। फेल क्यों हुआ? पहला तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल या किसी ऑर्बिटल की बात नहीं हुई है, जबकि आप जानते हो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्री फंड नहीं होते, फ्री तरीके से नहीं होते, ये किसी ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो यहाँ ऑर्बिटल्स की बात नहीं हुआ, एक सिंपल से यहाँ एज्यूम किया गया कि हाँ इस तरह का फिनोमेना होता है। ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल दिखे गए जिसमें इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब कि अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का जो कंडीशंस है वो फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी वो स्टेबल है। जैसे बेरिलियम क्लोराइड ले लीजिए, बेरिलियम क्लोराइड में यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए BeCl2। अगर बेरिलियम क्लोराइड की बात करो ये तो यहाँ पे देखो बेटा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो अब बेरिलियम के आउटर मोस्ट में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो 2 है ना तो 8 है, फिर भी वो स्टेबल है। ऐसे ही यहाँ पे आप बात करो PCl5 की, देखिए यहाँ पर PCl5 की बात करिए तो PCl5 में देखिए 5 क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ 5 कोवैलेंट बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल फास्फोरस के आउटर सेल की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि फास्फोरस के आउटर सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है। देख लीजिए, ना 2 है ना 8 है। तो ये हमने 1-2 एग्जाम्पल से केवल आपको ये बताया कि ये थ्योरी आगे नहीं चल पाई, बहुत से मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। डिटेल्स में देखने के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है। हम तो यहाँ पे ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कहाँ से आया, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसको ये क्या समझाना चाहता है, वही चीज़ हमें देखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से यहाँ पे ये H2 मॉलिक्यूल की, मतलब H2 मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ।
जब ये फेल हो गया तो उसके बाद एक थ्योरी और आई, एक थ्योरी आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सिजविक, पॉवेल्स वगैरह इन्होंने इसको प्रपोज किया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सभी पढ़े होंगे बेटा, नो डाउट्स, जानते होंगे थोड़ा बहुत। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस थ्योरी ने एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को यूज किया। उसने बताया कि ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ हैं, उसके ऑर्बिटल में है 1s1, और यहाँ पर भी क्या है 1s1। इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर इसके शेप को लेकर चले, एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल शेप होता है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दूसरे हाइड्रोजन का भी ये एस ऑर्बिटल का ये शेप है, ये इसका न्यूक्लियस है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन का बना दिया। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग H2 मॉलिक्यूल कैसे बना? H2 मॉलिक्यूल बना कि जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, यानी यहाँ पर क्या होगा बेटा, लीनियर ओवरलैपिंग होगी। तो लीनियर ओवरलैपिंग होने पर क्या होता है, मैं इसको मिटा दूँ, जरा इसको मिटा दूँ। जैसे यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 न्यूक्लियाई के बीच में आ जाएंगे ओवरलैपिंग से। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है वो 2 न्यूक्लियाई के मिड में है, जिससे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्रिएट होता है। भाई इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के अट्रैक्ट में होगा, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के अट्रैक्ट में होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के अट्रैक्ट में होगा। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाता है तो वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग बन जाता है। बहुत डिटेल में थ्योरी बताएगी। और इसी थ्योरी से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था, आप सभी जानते हो, वह कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट से भी हम किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, शेप है, वो सब हम लोग डिसाइड करते हैं, वो ही बता देते हैं। इसके बाद एक थ्योरी और आई थी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। इस थ्योरी से भी किसी भी मॉलिक्यूल का शेप और उसकी क्या ज्योमेट्री है वो सब हम लोग बताते हैं। लेकिन अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें, इस तरह के कोवैलेंट स्ट्रक्चर बनने की, कोवैलेंट बॉन्ड बनने की बात करें, तो यहाँ पर भी इस थ्योरी ने बताया कि ये जो H2 मॉलिक्यूल में ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, इस ऑर्बिटल को क्या नाम दिया है, एटॉमिक ऑर्बिटल ही कहा गया है। एटॉमिक ऑर्बिटल ही कहा गया है इस H2 मॉलिक्यूल में। अरे भैया, यहाँ एटम में भी एटॉमिक ऑर्बिटल और ये जो मॉलिक्यूल बन गया है उसमें भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बात हजम नहीं हुई कि आखिर मॉलिक्यूल जब बन गया है तो अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल का जो अस्तित्व है, जो इसकी आइडेंटिटी है, वो कैसे रह सकती है यहाँ पर, जबकि ये इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में है वो वेव नेचर में मिलते हैं, इनका एक अपना वेव फंक्शन होता है, और जब वेव टकराते हैं तो इनमें इंटरफेरेंस होता है। तो ऐसी कोई फिनोमेना इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में समझ में नहीं आ रही है। अगर हम और बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसको मिटा देता हूं, अब तो आपको क्लियर हो रहा है। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें बेटा, तो एक मॉलिक्यूल है O2 मॉलिक्यूल। इस O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन में ये बताया गया कि इनमें जो होता है, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग से यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। क्लियर है? और बाकी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज इट इज रहते हैं एज ए लोन पेयर। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन में अगर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। अगर इसके आउटर सेल की बात करें तो इसके 2s में एक ऑर्बिटल और 2p में बेटा 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, 2px 2py एंड 2pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हुन्स रूल से भर दीजिए, 1 2 3 4 भर दिया हमने।
तो इस तरह की बॉन्डिंग कैसे होती है? इस तरह की बॉन्डिंग में ये बताया गया कि जो पाई बॉन्ड बना हुआ है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बना हुआ है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो सिग्मा बॉन्ड बने हैं और इसके जो लोन पेयर हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं, मतलब कि एक S और 2 P। देखो बेटा, एक S 2 P, ध्यान दो, एक S 2 P, ये मिलकर बनाते हैं 3 sp2 ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ये हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन लीनियर ओवरलैपिंग करता है, ये इलेक्ट्रॉन लीनियर ओवरलैपिंग करते हैं, जिससे क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और ये जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है जो एज इट इज पड़ा हुआ है, इससे क्या बनेगा बेटा? लेटरल ओवरलैपिंग बनेगा पाई बॉन्ड। ठीक है, ये थ्योरी में बताया गया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया। लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलें, इसको देखें, तो इस O2 मॉलिक्यूल में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में हैं, जोड़े में हैं। कैसे? देखो, यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में है। देखो यहाँ 2 2 2 2, यानी कि सब पेयर में है। पाई बॉन्ड में देखा जाए तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते, चाहे पाई बॉन्ड हो चाहे सिग्मा बॉन्ड हो। 1 2 3 4, यानी सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर में है। सिग्मा बॉन्ड में पेयर में, पाई बॉन्ड में पेयर में, बाकी जितने लोन पेयर है वो तो है ही है पेयर में। तो इस तरीके से O2 मॉलिक्यूल का बिहेवियर क्या होना चाहिए, इसका व्यवहार क्या होना चाहिए? इसका व्यवहार होना चाहिए डायामैग्नेटिक। लेकिन आप जानते हैं कि O2 डायामैग्नेटिक नहीं होता है। O2 क्या होता है? O2 होता है पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसमें एटॉमिक यानी मॉलिक्यूल में, समझो मॉलिक्यूल में एटॉमिक ऑर्बिटल जिंदा रखा है, जबकि मॉलिक्यूल में तो एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या काम भाई? जब दो एटम जब अलग अलग थे तो कह देते थे कि हाँ एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन अब वो दोनों एटम कंबाइन कर गए हैं, मिल गए हैं, बॉन्ड बना लिए हैं, एक मॉलिक्यूल बना लिए हैं, तो अब उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या काम? बिल्कुल वैसे ही है। जब तक आप शादीशुदा नहीं थे, जब तक आप अनमैरिड थे, तो आपको कहा जाता था आप कुंवारे हो रहे हो। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप मैरिड हो जाते हो, तो क्या अभी भी बोलते हैं कि क्या आप कुंवारे हो? नहीं बोलते। जब तक ये ऑक्सीजन अलग अलग थे, एटम में थे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल कह देते थे। लेकिन जब दोनों एटम की शादी हो गई, वो कंबाइन कर गए, तो वो बॉन्ड बना लिए, तो फिर एटॉमिक ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा है मेरे। और ये O2 मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक नेचर तो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता ही नहीं पा रहा है। यही बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है? ये कहता है कि C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, भले ही थोड़ी देर के लिए हो या कुछ भी हो, एग्जिस्ट करता है। तो ये इसके एग्जिस्ट न करने के कारण क्या बताता है? ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि यहाँ पे 4 बॉन्ड बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की क्या होते हैं? ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो जाती है। अगर हम इसको देखें तो 2 पाई बॉन्ड बन जाता है, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, 2 एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बन सकते हैं। तो ये चौथा बॉन्ड कैसे बन गया? इस थ्योरी से नहीं समझ में आता। कुछ तो बताते हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, ये पढ़े हुए हैं कि इनके बीच बॉन्ड स्ट्रेन होता है, बॉन्ड में रिपल्सन होता है, जिस वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन बाद में पता चला कि C2 मॉलिक्यूल में यहाँ दोनों बॉन्ड क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। यहाँ कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, नो सिग्मा बॉन्ड, कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं होता। और इस तरह के जितने भी थ्योरी आई, इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज, उसका बिहेवियर, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, O2 का पैरामैग्नेटिक नेचर हुआ, C2 में ये दोनों पाई बॉन्ड का बनना, इन सब को किसने एक्सप्लेन किया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आज की डेट में एंटायर केमिस्ट्री में अपना डंका बजा रहा है।
मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स का जो बिहेवियर है इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या किया, एक्सप्लेन किया, उसको बताया, उसकी प्रॉपर्टीज को बताया। इसीलिए हमारे लिए ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी थ्योरी से हम तमाम तरीके के रिएक्शंस की मैकेनिज्म, तमाम तरीके की चीज प्रॉपर्टीज की, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब आपने लोअर क्लासेस में, इंटरमीडिएट में ये सभी चीज़ें अच्छे से पढ़ा होगा, ढंग से पढ़ा होगा, आपने नो डाउट्स जानते भी होंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं बेटा जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, और इसी पर ही आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं। तो इसका एक एक कॉन्सेप्ट बड़ बारीकी से एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बाकी जितनी भी थ्योरी थी उन सब थ्योरीज ने मॉलिक्यूल्स की बिहेवियर ढंग से नहीं बताया या बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसीलिए यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आया, फिर इसने तमाम तरीके से, कई तरीके से यहाँ इसका कॉन्सेप्ट है जो इस मॉलिक्यूल्स की बिहेवियर को समझाने के लिए बताया गया। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये क्या है, कैसे मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई होते हैं ये थ्योरी, उसका एक एक पॉइंट को देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल जिसके बारे में बाकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, अब ये एक्सप्लेन करेगा, और कैसे करेगा उसको देखेंगे। ठीक, नाउ अब हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए, अभी तक आपने जो देखा वो देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्यों पढ़ना है। अब हम ये सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में होता क्या था कि जब दो एटम्स पास पास आते थे तो उनके आउटर सेल, यानी कि जो बाहरी सेल के ऑर्बिटल होते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल होते थे, केवल वही इन्वॉल्व होते थे। अंदर वाले सेल के, इनर सेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। अब आप जरा कॉमन सेंस लगाइए, आप जरा थोड़ा सा टेक्निकल माइंड यूज करिए कि जब दो एटम पास पास आएंगे तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के क्या केवल आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को ही इफेक्ट करेगा? नहीं, वो न्यूक्लियस पूरे इलेक्ट्रॉन के, यानी पूरे ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको इफेक्ट करेगा। तो यहीं से ही बेटा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो आइए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल में देखते हैं कि किस तरीके से एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के सभी एटॉमिक ऑर्बिटल को इफेक्ट करता है, और यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वो सभी के सभी आउटर और इनर सभी के सभी ऑर्बिटल्स की होगी। यहाँ पे केवल आउटर सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व नहीं होंगे, सभी के सभी एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। हम यहाँ पर वेव मैकेनिकल अप्रोच को देखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो उसका अपना एक वेव नेचर है, तो उस वेव नेचर के थ्रू हम उनमें क्या कराएंगे, इंटरफेरेंस कराएंगे, उनमें आपका क्या कराएंगे, उनमें इंटरेक्ट कराएंगे। तो आप जानते हो कि जब दो वेव्स में इंटरेक्शन होता है, उनमें इंटरफेरेंस होता है, तो एक डिस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव दो फिनोमेना होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मॉलिक्यूल में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनने को समझेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। सपोज करिए मैं यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ बेटा? N2 मॉलिक्यूल। आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये आपको चुटकी बजाते ही आपके माइंड में आ जाएगा। तो चलिए N2 मॉलिक्यूल देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, अगर हम N2 मॉलिक्यूल बनाना चाहें तो हमें यहाँ पे दो नाइट्रोजन का एटम चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक नाइट्रोजन का एटम ये लिख दिया और एक तरफ नाइट्रोजन का एटम यहाँ पे लिख दिया, एंड यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन एटम हो गया, दिस इज आल्सो नाइट्रोजन एटम हो गया। चलिए ठीक, क्लियर है। इनमें एटॉमिक नंबर की बात करें तो इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 7 होता है, उसका भी क्या होता है? 7 होता है। अगर ये एटम है तो जाहिर सी बात है इनमें क्या मिलेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा।
इसमें भी क्या मिलेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल ही मिलेंगे क्योंकि एटम है। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें तो क्या लिखेंगे, देखिए 1s2, ठीक है, s ऑर्बिटल, यहाँ पर एक ही होता है s ऑर्बिटल, ये हमने बॉक्स के फॉर्म में बना दिया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 1s2, यहाँ पर भी मैंने एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, देख लीजिए, चूंकि नाइट्रोजन दोनों एटम एक ही हैं तो जो यहाँ पे हमारे ऑर्बिटल बनेंगे वो इक्वल एनर्जी में रहेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको माइंड मत करिएगा। देखिए अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन, चूंकि एटम में आप इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करना जानते ही हैं, वहाँ पे अबाउ प्रिंसिपल है ना, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हुल्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का जो रूल्स है वो सारा अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर S2 तो मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आप फिलअप कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी आप भर दीजिए 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट है 2s2, देयर इज आल्सो 1 ऑर्बिटल्स। यहाँ भी बेटा क्या होगा, 2s2, देयर इज आल्सो 1 ऑर्बिटल्स। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आप फिलअप कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलअप कर दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, 2p3। तो यहाँ पे बेटा क्या है, 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2px, 2py एंड 2pz। यहाँ पर भी 2p3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे हमने 3 ऑर्बिटल बना दिया, इसका नाम हो जाएगा 2px, 2py एंड 2pz। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए होल्स रूल से, 1 2 3, 1 2 3। क्लियर है। तो ये हो गया एटम के बारे में। ठीक है, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स और उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दिया। अब हमें यहाँ बनाना है N2 मॉलिक्यूल्स। N2 मॉलिक्यूल्स, तो N2 मॉलिक्यूल्स अगर हमें बनाना है, ये बेटा मॉलिक्यूल्स है, तो अगर N2 मॉलिक्यूल्स हमें बनाना है, अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग लेके चलें, VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता क्या है, ये कहता है केवल आउटर सेल, मतलब कि 2s एंड 2p, 2s एंड 2p को हम कहते हैं आउटर सेल। ये क्या है बेटा, आउटर सेल। ये आउटर सेल है, मतलब कि इसे कहते हैं वैलेंस सेल भी कहते हैं। और ये 1s वाला क्या है, ये इनर सेल है, ये इनर सेल। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओनली आउटर सेल्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे केवल वो पार्टिसिपेट करेंगे, इनर सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते। यहाँ पर जो मिक्सिंग होती है, जो हाइब्रिडाइजेशन आप देखते हो, वो भी केवल किस में होता है, आउटर सेल में। यहाँ पर एक S और 3p जब ये मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, इनकी इन सब के मिक्सिंग से क्या बनता है बेटा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और यही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जिसमें एक सिग्मा और 2 क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से यह है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब जरा आप बताइए, यहाँ माइंड लगाइए। ठीक है, अगर ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये नाइट्रोजन का एक मतलब न्यूक्लियस है, इसमें 7 आपका पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन है, तो जब ये दोनों एटम पास आएंगे तो इस एटम का न्यूक्लियस अपने सेल्स के इलेक्ट्रॉन को तो अफेक्ट कर ही रहा है, उसके इन्फ्लुएंस में तो है ही है। साथ ही साथ जैसे ही दूसरे एटम के कांटेक्ट में आएंगे, या अपने आसपास के जो भी एटम हैं उसके कांटेक्ट में आएंगे मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो वो उस एटम के, दूसरे एटम के सभी सेल्स के जो ऑर्बिटल्स हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, उन सबको ये इफेक्ट करेगा, ये छोड़ेगा नहीं, ये सबको इफेक्ट करेगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने तो केवल आउटर सेल की बात किया, इनर सेल को छोड़ दिया। अब आप हमको ये बताइए, आपके घरों में शादी ब्याह होता है, आप अपने फ्रेंड के शादी ब्याह में जाते हैं या किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, तो आप देखते हो कि जब आप बारात आती है तो क्या हम केवल दूल्हे पर फोकस करते हैं
क्या हम केवल अगर घर आती हैं तो क्या हम केवल दुल्हन पर ही फोकस करते हैं कि वही खाएंगे पिएंगे, वही केवल फंक्शंस में क्या आएंगे, इन्वॉल्व होंगे, बाकी सब किनारे होंगे? ऐसा नहीं है। वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट सबका होता है। दूल्हा दुल्हन तो शादी कर रहे हैं, उनमें शादी होगी, लेकिन क्या बारातियों को हम भूल जाएंगे क्या? ये 1S को भूल जाएंगे क्या? केवल यहाँ 2S2P यही केवल आपके इन्वॉल्व करेंगे? ऐसा नहीं है। हम बारातियों को भी पूछेंगे भैया खाए पिए कि नहीं कुछ, ठीक है, आप भी इन्वॉल्व होइए, आप भी बैठिए, हम उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहीं से ही बेटा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, यहीं से इस थ्योरी की स्टार्टिंग होती है। ये थ्योरी कहता क्या है कि यहाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। थ्योरी अच्छी है, बहुत कुछ हद तक उसने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा कि जब ये दोनों एटम पास आएंगे मॉलिक्यूल बनाने के लिए, N2 बनाने के लिए, तो इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो वेव फंक्शंस होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। यानी कि हम वेव मैकेनिकल मॉडल को यहाँ अप्रोच करेंगे, उसके अकॉर्डिंग होगा क्या कि इसके वेव्स, इस इलेक्ट्रॉन के वेव्स, और यहाँ पर जो इसका वेव होगा, इसका अपना वेव फंक्शंस होंगे, एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, उसको हम एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सभी के सभी बेटा क्या होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आउटर सेल है केवल इनर सेल है, ऐसा नहीं, सभी के सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जब ये दोनों एटम्स पास आएंगे तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे, मिक्स होंगे, ओवरलैप होंगे। और जब ये ओवरलैप होंगे तो फिर यहाँ पे एक नया ऑर्बिटल बन के निकलेगा, उसे कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब यहाँ पे मिक्सिंग होगी बेटा तो इनके वेव फॉर्म में होगी, इनका वेव फंक्शंस क्या होंगे, वो भी मिक्स होंगे। भाई आप ये बताइए कि जब दो वेव्स आपस में टकराती हैं, ठीक है, जब दो तरंगे आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर दो फिनोमेना होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, उन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं, लोब बढ़ जाता है। तो केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं कि वहाँ चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई है। और जब दो वेव्स में डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाश होता है, तो उनके एम्पलीट्यूड घट जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम हो गई है। तो इस तरीके से वही फिना यहाँ लगाएंगे, यही वही फिनोमेना यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब ये दोनों वेव्स जब दोनों ऑर्बिटल्स इस एटम के इस एटम के जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो इनके वेव को भी माइंड में रखिए, वो भी मिक्स होंगे। तो मिक्स होने से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों फिनोमेना होगा, जिस वजह से यहाँ पर एक एक ऑर्बिटल के मिक्सिंग से, इनकी ओवरलैपिंग से दो नए ऑर्बिटल जन्म लेंगे, ठीक है। उन्हें हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें एक की एनर्जी बेटा क्या होगी, एक की एनर्जी लोअर होगी, यहाँ मैं इससे बनाता हूँ, ये लोअर एनर्जी होगी, और एक की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। तो जो लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं उनको कह देंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिनकी एनर्जी बढ़ गई है उसे कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। शॉर्टकट में लिखा है BMO एंड ABMO। तो अब इसके नाम कैसे देंगे, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम क्या देंगे? भाई इसका तो 1S, एटम का तो 1S 2S 2P हो गया, इसका क्या होगा? बहुत आसान है। अब ये मॉलिक्यूल्स में बन गए हैं, अब ये मॉलिक्यूल्स में है, ध्यान दीजिएगा। तो मॉलिक्यूल्स में है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। जो भाई मॉलिक्यूल में जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ ओवरलैपिंग किसके के बीच हो रही है, 1S और 1S के बीच हो रही है। और 1S यानी S ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल होता है। और जब ये स्फेरिकल ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे तो ऑलवेज लीनियर ओवरलैपिंग होती है, लीनियर ओवरलैपिंग, ऐसे नहीं, ये लेटरल नहीं, लीनियर ओवरलैपिंग, ठीक है। तो लीनियर ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, यानी S में हमेशा लीनियर ही होगा,
कैसे, देखो ऐसे ओवरलैपिंग करो तब भी लीनियर है, अगर हम ऐसे करें, देखो कहाँ बना दूँ बेटा, यहाँ बना दूँ, मिटा देता हूँ, अगर ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे तब भी लीनियर है। मतलब कि दो बॉल हैं, किसी भी एंगल से आप उसको दोनों बॉल को जोड़ोगे ना, उनके न्यूक्लियस एक लीनियर में ही मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और इस तरीके के नाम हम क्या दे देंगे इसको, बॉन्डिंग को क्या नाम देंगे बेटा, बॉन्डिंग को नाम देंगे सिग्मा 1s। और इसके एंटी बॉन्डिंग को, जो कि आपके डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना से बना हुआ है वेव्स के, ठीक है, उनको हम कह देंगे स्टार लगा देंगे, ठीक है, स्टार, सिग्मा स्टार 1s दोनों से बना हुआ है। तो इस तरह से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बन जाएंगे। बाकी सब भी ऐसे ही ओवरलैपिंग करेंगे, एक की एनर्जी हाई, और जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे देखो एक और एक दो मिक्स हुए हैं तो दो नए बने हैं, यहाँ भी एक और एक मिक्स हुए हैं तो दो बने हैं। तो अब आप बताइए यहाँ 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी 3 p ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ भी 3 p ऑर्बिटल्स हैं, तो कितने बनेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यहाँ बनेंगे 6। वेरी गुड, आपने बता दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बन गया, क्योंकि यहाँ पर जब भी p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं बेटा तो वहाँ 2 पाई और एक सिग्मा बनता है, और उसी का एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका p ऑर्बिटल कैसा होता है, p ऑर्बिटल होता है डंबल शेप में। कैसा होता है बेटा, डंबल शेप में। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ देखो ये है px, मान लो px, और ये हो गया py, और ये हो गया pz। ठीक है, यहाँ पे ये x, y और ये z है, मान लो, सपोज कर लो। ऐसे ही अगला वाला भी, यहाँ देखो ये px, ये सॉरी pz है, ये px हो गया, ये py। तो अब देखो यहाँ पर लीनियर ओवरलैपिंग एक ही हो रही है, यहाँ पर एक ही लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे 2 कैसा हो रहा है, लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पाई बॉन्ड। यानी कि देखो ये एक लोब ऐसे हैं, ठीक है, इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड। बाकी तो आपके परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस तरह से है, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो हो जाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ध्यान समझिएगा। अभी मैं सब डिटेल में बताऊंगा, पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ ये होता है, तो बाकी तो भी इसके फॉर्मेशन कैसे ये बनते हैं, ये जो आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो फिनोमेना हो रहा है वेव्स का, ये सब तो हम अभी एक कॉन्सेप्ट है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो लीनियरली कैसे कंबाइन करते हैं वो तो अभी नेक्स्ट आपका आएगा ही, तो वहाँ और क्लियर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बन गए आपके बॉन्डिंग, और इसी का बना दो बेटा क्या, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अभी उस पर मत जाइए कि ये नीचे है ये ऊपर है, बहुत से लोग तो कहते हैं O2 वाले केस में तो एक्सेप्शन है, बहुत गलत बताते हैं, वो एक्सेप्शन नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन है, वो मैं सब बताऊंगा। यहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट दूंगा मैं, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना कई बच्चे इसको रटते हैं, इसको रट के फिर आपके एग्जाम में आता है तो उगल देते हैं जाकर। ऐसा नहीं करना है, कॉन्सेप्ट सीखिए। तो इस तरीके से अगर हम इसका नाम देना चाहें, जैसे इसको नाम दिए हैं, इसका नाम देना चाहे तो क्या देंगे बेटा, बताओ फटाफट, सिग्मा 2s, बस स्टार लगा दीजिए। ठीक है, यानी कि एंटी बॉन्डिंग, जो बॉन्ड नहीं बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो एंटी बॉन्डिंग होता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उसको थोड़ा स्टार लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s, इसका हो जाएगा पाई 2px, चूँकि एनर्जी लेवल सेम है पाई बॉन्ड की, पाई 2px पाई 2py, और यहाँ हो गया सिग्मा 2pz। क्लियर है। अब आप यहाँ सिग्मा 2pz को सिग्मा ले लीजिए, सिग्मा में 2pz ले लीजिए, या 2px ले लीजिए, 2py ले लीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये देखा गया है कि pz ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग करता है सिग्मा बॉन्ड के लिए, इसीलिए इसको हम ले लेते हैं, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्टार लगा दीजिए, सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2py, और ये हो जाएगा बेटा सिग्मा स्टार 2pz। अभी सब बताया जाएगा, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो यानी कि ये पोर्शन हो गया बेटा यहाँ का, ये पोर्शन हो गया एटम के लिए, और ये भी पोर्शन हो गया एटम के लिए।
अब आप देखो N2 जो मॉलिक्यूल बना हुआ है, इस मॉलिक्यूल में आपको क्या दिख रहा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल में क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूल में होगा ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहां होगा। तो अब आप देखो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो सेल्स में या ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, एक न्यूक्लियस से ये अफेक्टेड है। लेकिन आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अगर आप जाओ तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन हम फिलअप करेंगे वो क्या होंगे? टू न्यूक्लियस के क्या होंगे? इफेक्ट में होंगे, टू न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होंगे। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं वो? पॉलीसेंट्रिक होते हैं। और एटम्स में क्या होते हैं बेटा? वो मोनोसेंट्रिक होते हैं। यहाँ साफ साफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो एक एक चीज़ तो हम बताएंगे ही। वो कैसे होंगे? मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक का मतलब कि एक सेंटर में होगा उसके आपके इलेक्ट्रॉन्स। और पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ? 2 आर मोर देन 2, ठीक है। उसके सेंटर में सभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे। अब इसके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। जिस प्रकार से आप एटम्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो, ठीक वैसे ही हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। हम यहाँ पर भी ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का यूज करेंगे। हम यहाँ पर भी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लॉ को फॉलो करेंगे। हम यहाँ पर भी हुंस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 यहाँ भरेंगे। चलिए आपको सिखा देता हूँ कैसे भरते हैं। देखो यहाँ नाइट्रोजन का एक एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी नाइट्रोजन का एक ही एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब आप देखो, अब ये N2 मॉलिक्यूल बन गया है, तो 7 इसके 7 उसके, कितने हो गए बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। यानी अब इस मॉलिक्यूल्स में अपना खुद का ऑर्बिटल है, ये किसी उधार का नहीं दिया। यहाँ पर आपका बना हुआ है N2 में, ये नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। अब यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल की कोई पहचान नहीं है। N2 में एटॉमिक ऑर्बिटल की कोई पहचान नहीं। जैसे कि जब तक आपकी शादी नहीं हुई होती तो आप कहते हो कुंवारे हो, है ना। ये कुंवारे हैं दोनों। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तब आप क्या कहे जाते हो? आप मैरिड पर्सन हो, आप एक सामाजिक प्राणी हो, ठीक है। तब कहा जाता है कि हाँ अब आप यहाँ पर शादीशुदा हैं, ठीक है। अब आप देखो, जब आप शादीशुदा हो गए तो अब यहाँ पर जो नया ऑर्बिटल बना है, ठीक है, वो आपके मॉलिक्यूल का होगा, वो एटम से कोई मतलब नहीं है। तो अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो चलो बेटा भरते हैं 1 बाय 1, वही रूल फॉलो करेंगे सारी चीज़। तो हो जाएगा यहाँ पर 1 2 भाई 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहले। आपके बाउ के अकॉर्डिंग क्या है? पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में भरे जाते हैं, और हुंस के अकॉर्डिंग जब तक 2 ना हो जाए तब तक आगे हम नहीं जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2, 14 में से 2 भर दिया, बचा कितना? 12। 1 2 3 4 ऊपर जाएंगे, 5 6 7 8 9 10 यहाँ आया, क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल सेम है, इनकी एनर्जी लेवल सेम है। तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? हम यहाँ पर ये पॉलिस के अकॉर्डिंग क्या होता है? हुंस रूल पॉलिस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरते हैं, और तब जाके जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए तब उसके बाद हम पेयरिंग करते हैं, ठीक है। वही रूल यहाँ फॉलो कर लीजिए। तो कितना भर लिया आपने बेटा? 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में यानी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो N2 में है, N2 में है। और N2 में 2 एटम है, दोनों नाइट्रोजन हैं, तो 2 न्यूक्लियस हैं। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, इसीलिए क्या है? ये पॉलीसेंट्रिक हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे? मोनोसेंट्रिक हो जाएंगे। तो इस तरीके का यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ये कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट में बेटा याद रखिएगा कि जितने नंबर में आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व करेंगे मिक्सिंग में, उतने नंबर में आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और यहाँ पे जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, उनकी सिमेट्री कैसे होनी चाहिए? उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए, उनकी एनर्जी भी लगभग क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर 1s के साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये 1s 2s के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेगा, क्योंकि इनके एनर्जी में क्या है? डिफरेंस है।
ठीक है। तो इस तरीके से 2s के साथ ओवरलैपिंग होगी, 2s की 2p से नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मिक्सिंग करा रहे, जो ओवरलैपिंग करा रहे हैं आप, वो उनमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, उनमें सिमेट्री होनी चाहिए प्रॉपर। तो इसी तभी यहाँ पर आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। जिसको हम लोग जो है अभी जस्ट आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका एक कॉन्सेप्ट है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वहाँ पे हम लोग और अच्छे से समझेंगे उसके क्या कंडीशंस हैं इन सब चीज़ों के लिए। फिलहाल आप यहाँ समझ गए हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम यहाँ पर इसको अप्लाई करने वाले हैं, क्या क्या यहाँ पर फिनोमेना होने वाला है, कैसे हम लोग अब ये समझेंगे कैसे यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, इनका जो वेव्स का हमने जो इंटरेक्शन दिखाया इनके वेव नेचर का, तो उसको थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आप उस चीज़ें समझ में आ गई। चलिए, जो चीज़ें आपने यहाँ पर सीखा वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो रटने का प्रयास मत करिएगा। आपको चीज़ों को मैंने वही चीज़ यहाँ पर बताया ताकि आपके माइंड में इसका कॉन्सेप्ट बना रहे, ठीक है। चलो देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं और उसी को वहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या क्या है। देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बेटा दो साइंटिस्टों ने दिया था, एफ हुंड और आर.एस. मुल्किन ने, लगभग 1932 के आसपास। ये जस्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद ही आया है। यहाँ पे देखिए, ये पहला पॉइंट इसका क्या कहता है। पहला पॉइंट कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स ओवरलैप एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब कि दो एटम्स के जब पास पास आते हैं, उनके न्यूक्लियाई पास पास आते हैं, तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर एक नए ऑर्बिटल को बनाते हैं, जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिएगा, सारी चीज़ आपके माइंड में रख दूंगा, कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम्स इन मॉलिक्यूल कंप्लीटली लूज देयर आइडेंटिटी। यानी कि जैसे वो मिक्स हो जाएंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पूरी पहचान खो देगा। अब आप शादीशुदा हो गए हो, अब आप कुंवारे नहीं हो, एक नई पहचान आपकी हो जाएगी, एक नई आइडेंटिटी हो जाएगी, यू आर अ मैरिड पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से एक नई पहचान के साथ ये आ जाएगा, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी पहचान खो देगा, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पहचान रखे था। यानी कि शादीशुदा होते हुए भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने आपको कुंवारा बना दिया था, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। यहाँ बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल है इन्वॉल्व्ड इन देयर फॉर्मेशन। मतलब कि जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। देख लो, पूरे टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जरा बताइए, जरा बताइए। इसमें एक का एस का 1s का 1 हो गया, 2s का 1 हो गया, ठीक है, 2p के 3 हो गए, तो 1 2 3 4 5 एटॉमिक ऑर्बिटल इस साइड हैं और उस साइड 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो बीच में जो मॉलिक्यूल में N2 में जो आपको दिख रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ, बीच में कितने हो गए, दोनों मिला के 10 हो गए, नंबर वही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो बेटा, नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। भाई जाहिर सी बात है, जब वहाँ पे ओवरलैपिंग होगी तो चूंकि यहाँ पे हम वेव मैकेनिकल मॉडल को अप्रोच कर रहे हैं, हम यहाँ उसका वेव फंक्शन लेके चल रहे हैं। जब वेव टकराएंगी, तरंगे टकराएंगी, तो डिस्ट्रक्टिव और अब कंस्ट्रक्टिव दोनों फिनोमेना होगा। तो उस वजह से यहाँ पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। यानी यहाँ पर 2 टाइप्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो, AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स और MO का मतलब होता है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, शॉर्टकट में लिखा है। ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स which have comparable energy and proper orientation,
ठीक है, यानी कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन में ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। जैसे कि 1s की एनर्जी 1s के इक्वल है, ये 1s की एनर्जी 2s की इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी कि 1s 2s से ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि इसकी एनर्जी ऊपर है, इसकी एनर्जी नीचे। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी होने चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब जैसे मान लो ये मार्कर है, ये आपके क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है। इस तरह से ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी। ये देखो एक मैक्सिमम हो गई। लेकिन जैसे एक ये लोब हो गया ऑर्बिटल का और ये कैसे हैं, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। यहाँ पे ओवरलैपिंग देखो, ये पूरा यहाँ से यहाँ क्रॉस कर जा रहा है, ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में जब ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड मजबूत बनेगा। तो नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन फिल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन द सेम वे, वही तरीका, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका वही है। द फिल इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉलोइंग ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, फिलअप करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहता क्या है कि जब भी एटम्स टकराएंगे तो सारे के सारे ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाएंगे और सभी ओवरलैप करके नया ऑर्बिटल बनाएंगे, उसे कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और उसी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे और वो सभी जो इलेक्ट्रॉन उसमें मिलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वो कैसे होंगे बेटा, पॉलीसेंट्रिक। दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस के इफेक्ट में रहेंगे, उनसे अफेक्टेड होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया सिंपल तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम ये देखेंगे कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, किस रूल से बनते हैं, इनमें क्या फिनोमेना होता है, इनके कंडीशंस क्या हैं, और फिर हम वहाँ पर मॉलिक्यूलर बिहेवियर देखेंगे और फिर झमाझम इस थ्योरी को यानी इस कॉन्सेप्ट को हम जो है अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल्स में कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या आपके क्वेश्चन आते हैं, उस पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। आशीष सर ही सफिशियंट है पूरा चीज़ बताने के लिए, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं बेटा, आपके जो भी पेपर आएंगे ना, वो सारा का सारा चीज़ यहाँ मटेरियल आपको मिल जाएगा। बस आप जो है मेहनत करिए, आप अपने बचपन का सपना पूरा करिए। आपका जो सपना था एक अच्छा इंजीनियर बनना, ठीक है, वो पूरा करिए। आप कहीं भी पढ़ रहे हो बेटा, किसी भी कॉलेज में, किसी भी कंडीशन में हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, कैसे हो, पैसे वाले हो के गरीब हो के अमीर हो के छोटे हो काले हो गोरे, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका सपना है तो सपना पूरा करिए, एक अच्छा इंजीनियर बनिए, आप अपने परिवार का विकास करिए, देश का विकास करिए, क्योंकि एक अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत है यहाँ पर। आप लोग अपना सपना जरूर पूरा करिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग, आपका नेक्स्ट LCO से हम लोग समझेंगे कैसे ये बनता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।